Please subscribe to my channel RKS Studies and also press the bell icon to get the notifications instantly whenever I upload a new video on my YouTube channel. हेलो एवरीवन, फंडामेंटल राइट के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैं आज फंडामेंटल राइट की कैटेगरीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक ये राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 सबसे पहले डिस्कस करूंगा आर्टिकल 14। ये जो आर्टिकल 14 है ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी, इन दोनों को मैं बारी बारी डिस्कस करता हूं। देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब तब तक किसी को पनिश नहीं किया जा सकता जब तक वो कोई लॉ वायलेट ना करे। तब तक किसी को पनिशमेंट नहीं मिल सकती जब तक वो लॉ को वायलेट ना करे। मतलब कानून की नजर में सब बराबर हैं, कानून के आगे सभी बराबर हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, सबको बराबर समझा जाता है कानून के आगे। अगर लॉ को वायलेट करेगा तो पनिशमेंट जरूर मिलेगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में भी मैं आपको बताता हूं। अब देखो, सर्कमस्टांसिस को देखकर सजा मिलेगी। मतलब अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग पनिशमेंट मिलेगी। कहने का मतलब कि अगर एक बच्चा कोई क्राइम कर दे और एक कोई अडल्ट क्राइम कर दे तो सजा दोनों के लिए अलग अलग मिलनी चाहिए। मतलब सर्कमस्टांसिस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इक्वल तो नहीं है ना, दोनों के लिए अलग अलग पनिशमेंट मिलेगी। दोनों का एज ग्रुप अलग अलग है, इसलिए ये उनको सजा भी अलग अलग मिलेगी। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात मैं कर रहा हूं। देखिए, ये अनइक्वल ट्रीटमेंट को प्रोहिबिट करता है और इक्वल ट्रीटमेंट की डिमांड भी करता है। मतलब ये नेगेटिव अप्रोच भी है और पॉजिटिव अप्रोच भी है। नेगेटिव कैसे? क्योंकि ये अनइक्वल ट्रीटमेंट की को प्रोहिबिट करता है। पॉजिटिव अप्रोच कैसे? क्योंकि ये इक्वल ट्रीटमेंट की डिमांड करता है, ऐसे। सो ये फर्स्ट लॉ है जो इक्वालिटी के बारे में बात करता है। और एक बात और, ये सिटीजन और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये आर्टिकल 14 के बारे में मैंने आपको थोड़ी जानकारी दी। अब आर्टिकल 15 के बारे में मैं बताता हूं आपको। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं मैं डिस्कस करूंगा आपसे के साथ। देखो, स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। किन किन ग्राउंड्स पर? रिलीजन के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर। इन बेसिस पर कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। और इसके बारे में बताऊं, ये आर्टिकल जो 15 है ना, ये नॉन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ जो सिटीजन्स हैं उनके लिए ही ये आर्टिकल है, आर्टिकल 15। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब जॉब के लिए रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ये सब मैटर नहीं करता। इन सब के बेस पर सिलेक्शन नहीं होगी। जो डिजर्व करता है उसे ही जॉब मिलेगी। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे रिजर्व्ड कैटेगरीज होती हैं, रिजर्वेशन होती है। रिजर्व्ड कैटेगरीज में अगर किसी को जॉब मिल जाती है तो ठीक है, वो आर्टिकल 16 की वायलेशन नहीं होगी। अब आर्टिकल नंबर 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसमें लोअर कास्ट के लिए अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना, अगर कोई ऐसे करता है, अगर कोई प्रैक्टिस करता है, लोअर कास्ट अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, तो ये एक क्राइम है। इमीडिएट पनिशमेंट मिलती है, इसकी इमीडिएट पनिशमेंट मिल सकती है। ये स्टेट के साथ साथ इंडिविजुअल्स के लिए भी है। अब आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल। मतलब डायनेस्टिक टाइटल जो है उसकी लिंकेज को आगे ना चलाना। मतलब डायनेस्टिक टाइटल लिंकेज जो है उसकी एबॉलिशन करना, उसको एबॉलिश करना। आर्टिकल 18 कहता है जैसे मुगल्स आए थे तो मुगल्स, उसके बाद भी मुगल्स आएंगे, ये डायनेस्टिक टाइटल है। महाराजास, दीवान्स, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स। जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर, उसको टाइटल जो मिला वो उसकी अपनी स्ट्रगल थी, उसकी अपनी मेहनत से मिला, वो उसने अर्न किया टाइटल।
ये अबॉलिश नहीं होगा, लेकिन जैसे टाइटल, कौन सी टाइटल लिंकेज, जो डायनेस्टिक टाइटल लिंकेज है उसको अबॉलिश करना आर्टिकल 18 में लिखा है। ओके, ये था राइट टू इक्वालिटी के बारे में जो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। आइए इन सब आर्टिकल्स को एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 19, ये 6 फ्रीडम राइट्स के साथ डील करता है। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कोई भी सिटीजन इंडिया का फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है अपने व्यूज और अपने ओपिनियंस। किस फॉर्म में? पेंटिंग की फॉर्म में, न्यूज़पेपर की फॉर्म में। बट ये एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों? मतलब हम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे किसी तरह की कोई वायलेंस हो। अगर ऐसा हम कुछ भी बोलें जिससे दूसरी कंट्रीज के साथ हमारी कंट्री के रिलेशंस जो है वो खराब हो, तो ये राइट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। मतलब कंट्री की सिक्योरिटी को थ्रेट ना हो, ऐसे व्यूज और ओपिनियन हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब हमारे पास पूरा राइट है कि हम इकट्ठा हो सकते हैं पीसफुली। बट कहां पर? ये पब्लिक प्लेसेस पर, ना कि किसी की प्राइवेट प्लेस पर। तीसरा, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, मतलब कोई भी इंडियन सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, क्योंकि ये राइट दिया गया है आर्टिकल 19 में। अब नेक्स्ट, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कहीं भी घूम सकता है। हर इंसान का हक है कि वो पूरे कंट्री में कहीं भी घूम सकता है। उसके बाद राइट टू सेटल एनीवेयर इन कंट्री, कहीं भी रह सकते हैं हम, ये हमारा राइट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में हमारा राइट है, राइट टू सेटल एनीवेयर इन कंट्री। उसके बाद राइट टू प्रमोट एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन, मतलब वो ट्रेड हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, उसको प्रैक्टिस करना ये हमारा राइट है। मतलब अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये हमारा राइट है, बिजनेस करना चाहते हैं तो भी ये हमारा राइट है। बट किसी किसी प्रोफेशन को जो है ना उसको कैरी ऑन करने के लिए क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड होती है, स्टेट प्रिस्क्राइब करती है कि इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए। ओके, ये आर्टिकल 19 के बारे में था। अब बताता हूं मैं आर्टिकल 20 के बारे में जल्दी से। प्रोटेक्शन ऑन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कन्विक्शन मतलब कि एक्सेसिव पनिशमेंट मिल जाती है, इसमें मैं बताता हूं डिटेल में। देखिए, जब कोई क्राइम करेगा तो उसकी सजा उससे ज्यादा भी मिल सकती है, हमें पता है। जितना क्राइम करेगा तो जितने उसकी सजा बनती है उससे ज्यादा भी मिल सकती है, मिलती नहीं है, मिल सकती है। तो लॉ वायलेट करने के लिए हमें सजा मिल सकती है, लेकिन ऐसे केसेस में आर्टिकल 20 उसे सेव करेगा। इसमें यह भी होता है कि एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। अगर कोई करेगा तो आर्टिकल 20 उसे सेव करेगा। ओके, आर्टिकल 20 को वायलेट कर देगा अगर इस एक्सेस सजा मिले, सजा अगर एक्सेसिव पनिशमेंट अगर मिले तो वो प्रोटेक्ट करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 20। अब आर्टिकल 21 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या मतलब हुआ? मतलब समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मतलब ये कि किसी भी सिटीजन की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, बट लॉ के सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट करने के बाद। आप अगर किसी सिटीजन की लिबर्टी छीन रहे हो ना, किसी की फ्रीडम छीन रहे हो, तो आपको जस्टिफाई करना है कि क्या उसने कुछ ऐसा किया जिससे लॉ वायलेट हुआ या नहीं। उसके बाद क्या आप लॉ के प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो? उसकी लिबर्टी छीन रहे हो, क्या आप प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो या नहीं, ये सब देखा जाता है। ये सब बता प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ में आर्टिकल 21 में। अब आर्टिकल 21A भी आया, अमेंडमेंट हुई। ये फंडामेंटल राइट में नहीं था, पर हमने इसे 2002 में ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी। इसमें राइट टू एजुकेशन ये डील करता है प्राइमरी एजुकेशन के साथ। ये कहता है कि कोई भी 6 ईयर से लेकर 14 ईयर का बच्चा, उसे फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन दी जानी चाहिए, आर्टिकल 21 कहता है। ओके, अब आर्टिकल 22 के बारे में बात कर लेते हैं।
ये आर्टिकल 21A था। पहले हमने पढ़ा आर्टिकल 21 और फिर आर्टिकल 21A जो कि अमेंडमेंट हुई थी, 86th अमेंडमेंट 2002 में हुई थी। ओके, आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट से प्रोटेक्शन, इसमें ऐसा नहीं है कि पुलिस हमें अरेस्ट करेगी तो आर्टिकल 22 हमें बचा देगा, नहीं, हमें उससे प्रोटेक्शन, ऐसी इस तरह की प्रोटेक्शन नहीं। मतलब देखो, ये आर्टिकल कहता है कि अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो, उसके पास कुछ राइट हैं, जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो ना, उसके भी कुछ राइट्स होते हैं, अगर वो फुलफिल हो रहे हो ठीक है, अदरवाइज ये अरेस्ट अनलॉफुल है। उसके राइट्स में जैसे रीजन ऑफ अरेस्ट, जब हम किसी को अरेस्ट कर रहे हैं ना तो सबसे पहले रीजन होना चाहिए कि अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट, उसे बचाने, उसे अपने आप को बचाने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 उसे मौका दिया जाएगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर नहीं प्रेजेंट किया गया मैजिस्ट्रेट के सामने उसको, किसे, जिसको हमने अरेस्ट किया, मैजिस्ट्रेट के सामने अगर विद इन 24 आवर हमने उसको प्रेजेंट नहीं किया तो तब उसे रिलीज करना ही पड़ेगा। ये कुछ रूल्स उसके भी होते हैं जिसे हम अरेस्ट कर रहे हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22। अब मैं आगे और बताता हूं आपको। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। ये आर्टिकल 23 और 24 इसके बारे में बात करता है। सबसे पहले बात करूंगा आर्टिकल 23 के बारे में। देखिए, आर्टिकल 23 है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर के बारे में बात करता है आर्टिकल 23। ये क्या है मैं बताता हूं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है वैसे? ट्रेड ऑफ ह्यूमन, मतलब ह्यूमन की सेलिंग एंड बाइंग। ओके, ये ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करता है, ट्रेड को रोकता है। किसके ट्रेड को? ह्यूमन के ट्रेड को, इंसानों के ट्रेड को, कि इंसानों को बेचना, इंसानों को खरीदना, तो इस चीज को वो प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। अब फोर्स्ड लेबर के बारे में बताना चाहूंगा। फोर्स्ड लेबर मतलब किसी की विल से ज्यादा काम करवाना, जितना वो कर सकता है उससे ज्यादा करवाना। मतलब अगर एक मजदूर एक दिन का कमाता है 500 रुपए और हम सिर्फ उसे दें 300 रुपए, तो ये भी फोर्स लेबर में आ जाएगा और आर्टिकल 23 वायलेट हो जाएगा। ये आर्टिकल 23 कहता है। आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब चाइल्ड लेबर, उसकी प्रोहिबिशन। मतलब कोई भी बच्चा जो 14 ईयर से कम एज का है वो हज़ार्ड्स फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकता, जो 14 ईयर से कम है। एक एक्ट आया था वैसे, चाइल्ड लेबर एक्ट, ये 1986 में, और कहा गया चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। इसके अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा जो 14 ईयर से कम एज का है वो हज़ार्ड्स फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकता, लेकिन नॉन हज़ार्ड्स में काम कर सकता है। हज़ार्ड्स मतलब जैसे कि केमिकल्स की इंडस्ट्री हो गई, हैवी इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। मतलब फाइनली इस एक्ट, ये जो एक्ट बना था ना जिसके अकॉर्डिंग, मतलब चाइल्ड लेबर एक्ट जो मैंने कहा, तो इस चाइल्ड लेबर एक्ट में भी चेंजेस आई। 2016 में अमेंडमेंट की गई, अमेंडमेंट हुई 2016 में, जिसमें क्या था कि अगर कोई भी बच्चा 14 ईयर से कम है तो कहीं भी काम नहीं कर सकता, वो चाहे हज़ार्ड्स फैक्ट्री हो चाहे नॉन हज़ार्ड्स हो। इस एक्ट ने एक और चीज थी, इस एक्ट में एक और चीज थी, वो क्या? 14 से 18 ईयर के बच्चों को भी एडोलसेंट कहा गया कि ये बच्चे भी नॉन हज़ार्ड्स फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन राइट टू एजुकेशन ये वायलेट नहीं होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन मतलब जो उसके स्टडी के आवर्स हैं उसमें वो काम नहीं करेगा। कहा गया कि ये बच्चे भी काम करेंगे, कौन से? जिनकी एज 14 से 18 ईयर के बीच में होगी, एडोलसेंट उनको कहा गया कि ये बच्चे भी नॉन हज़ार्ड्स फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, ना ही हज़ार्ड्स फैक्ट्री में, अदरवाइज आर्टिकल 24 की वायलेशन होगी और 2 इयर्स की सजा मिल सकती है इसके अकॉर्डिंग। आर्टिकल 24। अब आर्टिकल 24 के बाद मैं आपको बताता हूं, आर्टिकल 23, 24 आ गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 और 24। अब नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28। इसमें 4 आर्टिकल्स आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 25 की।
आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। क्या मतलब है इसका? रिलीजन के लिए, रिलीजन के बेसिस पर फ्रीडम है कंसाइंस की, प्रैक्टिस की और प्रोपेगेट की। मतलब हर एक को पूरी फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन को माने, फॉलो करे, ना करे। मतलब किसी भी रिलीजन को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। आर्टिकल 25 इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम ऐसा कर सकते हैं। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि कोई किसी भी रिलीजन का हो, उसे पूरा हक है रिलीजन अफेयर्स को मैनेज करने का। स्टेट इंटरफेरेंस बीच में नहीं करेगी। तभी इंटरफेरेंस करेगी स्टेट अगर हमें पब्लिक पीस को हमने खराब कर दिया है, तब जाके इंटरफेयर कर सकती है स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26। अब आर्टिकल 27 क्या कहता है, इसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 27 फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। मतलब जो भी टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ना, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन पर नहीं लगा सकती। मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बोलोगे इसे प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट लगाए टैक्स लेकर, नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए वो टैक्स नहीं लगा सकती जो कि लिया गया होता है गवर्नमेंट के द्वारा। किसी को एनफोर्स भी नहीं किया जा सकता कि आप टैक्स दो ताकि रिलीजन को प्रमोट किया जाए, अदरवाइज वायलेशन, आर्टिकल 27 की वायलेशन हो जाएगी। ओके, अब आर्टिकल 28 क्या कहता है? देखिए, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। क्या मतलब है? मतलब हमारा पूरा हक है कि हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे एक अगर कोई स्कूल है तो वो कभी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता, क्लासेस में, असेंबली में, कहीं भी नहीं दे सकता वो, अदरवाइज वायलेशन होती है ना आर्टिकल 28 की। ओके, ये आर्टिकल्स थे जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। ओके, अब नेक्स्ट जो और राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स बच के नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।